जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बताता चलूं कि मेरा नाम यासिर है और आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाली है, साथ साथ एंड तक बने रहिएगा, आपको बताते जाएंगे। आप इस टाइम सादात हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पे हमें सुन रहे और देख रहे हैं और मेरे साथ आपके हरदिल अजीज़ और एक कोरोना वॉरियर, और जिन्होंने यकीन करें हम हर दफ़ा इन्हें इस चीज़ पे खराज तहसीन पेश करता है, बहुत काम किया है कोरोना के हवाले से। आपकी भलाई के लिए, आपकी सेहत के लिए ही फॉट वेरी वेल और दिन रात मतलब अपनी हर चीज़ को कुर्बान करके। खैर, क्योंकि हम अभी इनका कीमती टाइम लिया है और आप लोग इन्हें अपने थैंक्स के पैगामात भेजते रहते हैं 0333451429 पर। अभी जिसके लिए हम इनका टाइम लेके बैठे हैं वो है वैक्सीनेशंस के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और एक बहुत बड़ा गेम चेंजर समझा जा रहा है वैक्सीनेशंस को। इससे पहले कि हम वैक्सीनेशंस के बारे में बहुत कुछ इनसे बात करें, सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि बहुत मुश्किल से सर का टाइम मिलता है। और सर ये आपने जो टाइम दिया है इसका कम से कम हम इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अपनी चीज़ें कंटिन्यू रख सकें। सर, वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो काफ़ी अरसे से स्टार्ट हो चुकी हुई है। उसमें उसका तरीक़ाकार ये था कि 1166 एक नंबर है, इस नंबर के ऊपर आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो सेंड कर देना, मैसेज कर देना है। तो जब आप मैसेज करेंगे तो आपको आपकी जो टाइम है कि किस वक्त आपने वैक्सीनेशन लगवानी है और कहाँ से लगवानी है, वो आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा। उसके साथ जो है वो आपको एक पिन कोड रिसीव होगा। वो पिन कोड बहुत अहम है, क्योंकि जब तक आप रजिस्ट्रेशन जहाँ आपने करवानी है, वहाँ जहाँ से आपने वैक्सीनेशन करवानी है, वहाँ पे आके आप वो पिन कोड देंगे तो आपको वो वैक्सीन जो है वो आपको लगेगी। तो 1166 पे आपने करवाना है। 3 मरहले में ये रजिस्ट्रेशन हुई थी। इनिशियली थी हेल्थ वर्कर्स की थी, उसके बाद फिर 60 साल से ज़्यादा लोग हैं उनकी हुई थी। अब जो है वो 40 साल से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो 1166 पे आपने रजिस्ट्रेशन करवा के मैसेज का वेट करना है। जी बिल्कुल। और जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कुछ दिनों में शायद 30+ की भी शुरू हो जाए, तो लोग खबरों के साथ टच में रहें ताकि वो मजीद पता चल सके। सर, कुछ साथ लेके भी जाना होता है, कोई शनाख्ती कार्ड, कुछ चीज़ें या डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ, जब आपने वहाँ पे जाना है तो आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और दूसरा वो पिन कोड होना चाहिए जो मैसेज के थ्रू आपको मिल जाता है। और वहाँ पे जब आप लोग जाएंगे, जैसे कि टोबा में है तो वहाँ पे DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह के अंदर हो रही है और सिटी हॉस्पिटल जो जंग रोड पे वहाँ पे हो रही है। तो वहाँ पे जब आपने जाना है तो इनिशियली 3 जगह पे आपको 3 मुख्तलिफ फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहले फेज़ में आपने जब जाना है तो वहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होती है, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर आपकी वो जो पिन कोड लेके चेक किया जाता है कि आपका वाकई रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी कि नहीं होगी। वो चीज़ें वेरीफाई करने के बाद जब आपको फीवर नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक है, तो फिर आप अगले काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन जो है वो डोज लग जाती है। उसके बाद फिर आपको आधा घंटा वहाँ पे अंडर सुपरविजन रखते हैं ताकि किसी किस्म का कोई रिएक्शन है तो वो ऑब्जर्व किया जा सके। आधा घंटे वहाँ पे आप रहेंगे, उसके बाद आपको घर जाने की इजाज़त होगी। मैं इस तरफ भी आऊँगा कि इसका रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि YouTube चैनल पे भी हम होंगे तो आप पाकिस्तान में शायद या दुनिया में कहीं से भी हमें सुन रहे होंगे, तो आप वैक्सीनेशन सेंटर अपने जो करीब तरीन है वहाँ से पता कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा है। लेकिन प्रोसीजर यही है जैसे हम सर गाइड कर रहे हैं हमें। सर, कहते हैं कि बहुत दर्दनाक होता है इंजेक्शन, मतलब दर्द बहुत करता है इसका जो इंजेक्शन है या वैक्सीन है। क्या ये तरीकाकार इसका क्या लगने का, क्या ये सिर्फ इंजेक्शन से पॉसिबल है या इसके कतरे भी हैं जैसे वो पोलियो की वैक्सीनेशंस होती थी, या किस तरीके से ये पॉसिबल होता है? नहीं, ये इंजेक्शन फॉर्म में है और इसको इंट्रामस्कुलर यानी पट्टे के अंदर लगाएंगे। अच्छा। और बाएं बाजू के ऊपर डेल्टॉइड जो है यहाँ पे बाएं बाजू के ऊपर ये लगेगा और बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं। कुछ लोगों को हल्की फुल्की पेन करता है, लेकिन वो जो बहुत सीवियर पेन है इस तरह की कभी आम इंजेक्शन के जैसे उससे भी कम पेन आमतौर पे बहुत, क्योंकि हाफ सीसी तो टोटल है ये और इंट्रामस्कुलर आमतौर पे ज़्यादा ये पेन नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर, ये जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है ये हलाल है या हराम है? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है सर। बहुत सारे लोगों ने हमें हमारे फोरम पे ये सवाल भेजा हुआ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये ऐसा सवाल है कि जब मैंने इसके बारे में रिसर्च शुरू की तो मैंने देखा कि अमेरिका के लोग ज़्यादा इस पे
रिसर्च कर रहे थे कि जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं वो हलाल है या हराम। नहीं, उनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो पाकिस्तानी जो जो मुस्लिम्स थे, फाइन फाइन, जो अमेरिकन मुस्लिम्स थे, ऑलराइट, वो ज्यादा इस पे कंसर्न थे कि जो हम लगवा रहे हैं। पाकिस्तानियों ने शायद इतने सवाल नहीं इस बारे में पूछे जितने अमेरिकन। मुझे मेरे लिए ये एक हैरान कुन बात थी। तो मैंने जब उसमें रिसर्च किया तो पता चला कि वहाँ पे जो अमेरिका में हो रही है फाइजर की और जो दूसरी हैं वैक्सीनेशंस, उन्होंने बाकायदा इस बात को क्लियर किया वहाँ के उलमा इकराम को कि ये इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एनिमल बेस्ड है, जो हराम। तो वहाँ के उलमा इकराम ने इस पे फतवा दिया है कि ये हलाल वैक्सीन है अमेरिका के। तो जो हमारे पास आ रही हैं उसमें अमेरिकन भी हैं, वो हलाल हैं, और जो चाइनीज़ आ रही हैं उसके बारे में जितना मैंने पढ़ा है वो यही है कि उसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि जो हराम चीज़ें हमारे पास जैसे पिग है या कोई और चीज़, उसका कोई अमल दखल नहीं। तो हलाल चीज़ है, बिल्कुल लगवानी चाहिए हलाल। क्योंकि सर मोहल्ले की एक अम्मा जी आए हुए थे, वो कह रहे थे कि सूर की चर्बी वगैरह होती है, तो इस तरह तो वो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अच्छा सर, जो इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ भी हम आते हैं, हमें सर ये बताइएगा कि अभी तक पाकिस्तान में कितने किस्म की वैक्सीन लग रही हैं और उनकी क्या एफिकेसी है, क्या नाम है, और जो है वो कौन सी सबसे बेहतरीन है, इसके बारे में गाइड जो करिए। पाकिस्तान में सरकारी सतह पे लग रही है वो है साइनोफार्म, चाइना की वैक्सीन, जो कि फ्री लग रही है। जो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, करवा के आपने जाना है, वो मैंने जैसे प्रोसेस आपको बताया, वो साइनोफार्म उसका नाम है। वो 2 डोज लगती हैं 21 दिन के वक्फे के साथ। पहली डोज लगी, 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगती है। तो इसकी एफिकेसी है 79%। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बात है। 79% एफिशिएंट होने का मतलब ये नहीं है कि जिस बंदे को वैक्सीन लग गई है उसमें 79 या 80% चांसेस ये हैं कि वैक्सीन वो कोरोना ना हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिन बंदों को वैक्सीन लग गई है उनमें से जो एक्सपोज्ड हुए हैं कोरोना को, उनके अंदर चांसेस हैं कि 79% उन लोगों के अंदर कोरोना नहीं होगा। अच्छा, जो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और वो एक्सपोज नहीं, उनके 100% चांस है कि वो उनको कोरोना नहीं होना। तो जिस तरह आप कहते होते हैं ना कि बिलमुशाफा ना मिले इससे कोरोना से, तो अगर कोई बंदा बिलमुशाफा बगल गई नहीं ना कोरोना से हो रहा, तो उसके अंदर कोई चांसेस नहीं कोरोना होने के। जो एक्सपोज्ड हो रहा है वो साइनोफार्म लगवाने के बाद, दोनों डोजेस लगवाने के बाद 79% चांसेस हैं कि वो उसमें कोरोना नहीं होगा। दूसरी अहम बात जो इसमें मैं करना चाहूँगा वो ये है कि एफिकेसी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोरोना हो ही ना तो हम उसको एफिशिएंट कहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि या तो उसको कोरोना हो ही ना, अगर हो रहा है तो वो बिल्कुल माइनर सी सिम्टम्स के साथ आए और उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है वो ना हो और वो निकल जाए। अगर किसी को कोरोना हुआ है और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस के बगैर हो गया है तो ये भी एक अचीवमेंट है वैक्सीन। एग्जैक्टली, मतलब हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। तो वैक्सीन इन सेंस इसमें भी इफेक्टिव है कि वो अगर हो भी जाए तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन रेट है उसको कम कर देती है। बड़ी मामूली से को होगा या नज़ला जुकाम वगैरह? हाँ, मतलब नज़ला जुकाम हुआ, उसके बाद बंदे को बुखार हुआ और थोड़ी सी जिस्म में दर्द नहीं हुई, वो सेटल हो गई, तो ये भी एफिकेसी का एक पहलू है। दूसरी वैक्सीन टोटल पाकिस्तान में इस वक्त 4 किस्म की वैक्सीन अवेलेबल हैं या हो जाएंगी नियर फ्यूचर में। एक तो मैंने आपको बता दी साइनोफार्म, दूसरी है कैनसाइनो, वो भी चाइना से आएगी, इसकी एफिकेसी है 74%। ठीक, ये जो है ये कैनसाइनो ये सिंगल डोज होगी। ठीक है। उसके बाद जो रशियन है जो कि प्राइवेट लग रही है वो है स्पुतनिक, ये भी 2 डोजेस लगेंगी 21 डेज अपार्ट, और इसकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा है जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 92%। तो ये 92% एफिशिएंट है। और तीसरी जो एस्ट्राजेनिका, इसका दूसरा नाम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी है, ये जो है ये 63% इसकी एफिकेसी है, और इसकी भी 2 डोजेस लगेंगी 8 से 12 हफ्ते के वक्फे के इंटरवल के साथ। ठीक है। तो टोटल 4 वैक्सीन हैं। एफिकेसी के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो रशियन स्पुतनिक वो है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारी साइनोफार्म चाइनी वैक्सीन है ये है। और एक बात मैं और इसमें अर्ज़ करना चाहूँगा कि साइनोफार्म बेसिकली लाइव वैक्सीन नहीं है, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इन दोनों में फ़र्क क्या है सर? लाइव वैक्सीन का मतलब ये है कि जिंदा जो जरासीम है वो इंजेक्ट नहीं किए जाते, जैसे कि बहुत सारे लोगों का मिथ है कि शायद वो जिंदा जो जरासीम है चाइना की वैक्सीन में अंदर वो आपको इंजेक्ट करते हैं, तो वो जिंदा नहीं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कोरोना के वैक्सीन? हाँ जी, कोरोना की जरासीम इनएक्टिवेटेड है। इनएक्टिवेटेड का मतलब ये है कि मुख्तलिफ तरीकों के जरिए
उन जरासीम को मार दिया जाता है। Alright. वो हीट के ज़रिए हो सकता है, वो केमिकल्स के ज़रिए हो सकता है, वो रेडिएशंस के ज़रिए हो सकता है। तो इन चीज़ों के साथ उसके जरासीम को मार के इनएक्टिव करके तो फिर वो ये टेक्निकल बातें हैं, मेरा ख्याल है इसमें नहीं हमें पढ़ना चाहिए कि वैक्सीन जो है वो क्या उनका मैकेनिज्म है, किस तरह बनाई जाती है, ये मेरा ख्याल इस वक्त नहीं मतलब हमें इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कौन कौन सी वैक्सीन लगती हैं। अब आते हैं आपके एक और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। सर, इसके साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीन लगने के फ़ौरन बाद और लॉन्ग टर्म, और कौन सी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं? आपने 4 वैक्सीन हमें बताई हैं, आपके एक्सपीरियंस में क्या चीज़ें आई हैं? सबसे पहले तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस कर लीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि लगने के फ़ौरन बाद या उसका लॉन्ग टर्म क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? साइड इफेक्ट इसके जो हैं वो माइनर, जिस तरह एक माइनर कोरोना होता है बंदे को, वैसे साइड इफेक्ट्स हैं। पहले नंबर पे है कि बुखार हो सकता है 2-3 दिन के लिए। इसके अलावा जो है जिस्म में दर्दें हो सकती हैं, कमज़ोरी का एहसास हो सकता है, और जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे लोकल पेन हो सकती है। तो ये इसके जो है वो ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि खुदा ना खासा बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि शायद इसके लगवाने से कोरोना हो जाता है। तो ऐसा अभी तक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कोई नहीं है कि जी इसके लगवाने से कोरोना हो जाए। आपसे वैसे मैंने पहले सवाल पूछा हुआ है, लेकिन वो सुना है जी कि इमरान खान साहब को भी वैक्सीन लगने के बाद हो गया था कोरोना। हाँ, वो इस तरह हो सकता है ना कि आपने वैक्सीन भी लगवाई, उसकी अभी एफिकेसी वो डेवलप नहीं हुई थी, तो साथ में आपको कोविड आप एक्सपोज्ड हो गए, तो साथ में वो भी हो गया। तो इसके साइड इफेक्ट अगेन अर्ज कर दूं, बुखार हो सकता है, और जिस्म में दर्दें हो सकती हैं, कमज़ोरी का एहसास हो सकता है, जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगवाया वहाँ पे पेन हो सकती है। इस तरह के हल्के हल्के से साइड इफेक्ट हैं इसके, ज़्यादा कोई नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग कोई नहीं है इसका। ठीक हो गया। आप सुन रहे हैं जी, हमारे जो आज मेहमान हैं डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट एंडोस्कोपिक फिजिशियन हैं, और ये DHQ हॉस्पिटल टोबा में आपको सर्व कर रहे हैं। THQ कमालिया और THQ पीर महल में भी आपको सर्व करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि आप इन्हें अलनूर हॉस्पिटल टोबा में और लिवर केयर हॉस्पिटल गोजरा में जो है वो मुलाकात कर सकते हैं, अगर आपको कोरोना के हवाले से या मैदा जिगर हेपेटाइटिस के हवाले से, क्योंकि ये एज अ फिजिशियन डील कर रहे होते हैं, तो उनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आप इनके फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं, और इनसे कोई भी सवाल हो, लेकिन व्हाट्सएप पे बजरिया मैसेज आप सवाल पूछेगा 0333451491। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे हर घर में होते हैं और हर घर में सर बड़े प्यारे होते हैं। अभी हम खुद डाउटेड हैं, सारे लोग जो आप क्लियर कर रहे हैं हमारे डाउट्स वैक्सीन को लेकर के। बच्चों को लगवानी चाहिए वैक्सीन? बच्चों के अंदर अभी इसका ट्रायल्स नहीं हुए और इसके जो रिजल्ट्स हम नहीं आए, तो रिकमेंडेशंस ये हैं कि बच्चों में आपने वैक्सीन अभी नहीं करवानी। अब बच्चे किस एज से कम? 18 साल से कम 18 साल से वो बच्चों में आप उसमें आप अभी रिकमेंडेड नहीं है कि आपने ये वैक्सीनेशन वगैरह अभी नहीं करवानी। हाँ, आइंदा फ्यूचर में जब इस पर मज़ीद काम होगा, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तो फिर शायद उसके बारे में क्लियर कट रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस आ जाएं। तो अभी यही है कि बच्चों के अंदर आपने नहीं करवानी वैक्सीनेशन। बेहतर है। अच्छा सर, एक डॉक्टर साहब हैं और उनका भी एक सवाल था कि अगर कोई और वैक्सीनेशन लगी हो, जैसे फ्लू की वैक्सीन है या किसी और बीमारी की वैक्सीन है जो आम हम लोग लगवाते हैं, हर साल में लगवानी पड़ती है, कुछ उसके डिफरेंट डोजेज होता है, क्या उसके साथ कोरोना की वैक्सीन लग जाए तो कोई दोनों का आपस में कोई मसला मसाइल तो नहीं हो जाता जिस्म में? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है, और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा ये टेक्निकल सवाल है, डॉक्टर्स के रिलेटेड है। जी जी। तो इसमें रिकमेंडेड यही है कि 2 वैक्सीन इकट्ठी आपने नहीं लगवानी। ठीक है। 2 वैक्सीन जो भी लगवाना चाहते हैं उसमें 2 से 4 हफ्ते का इंटरवल और गैप होना चाहिए। ठीक है। तो इकट्ठी वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन के साथ दूसरी वैक्सीन इकट्ठी नहीं करनी। बेहतर। सर, एक सवाल और है, वो ये कि आपने जैसे अभी 4 वैक्सीन हमें बताई जो कि पाकिस्तान में लग रही हैं, अगर पहली जो डोज है वो किसी और वैक्सीन की लग गई और दूसरी जो डोज है वो किसी और वैक्सीन की लग जाए, तो उसमें कोई इशू तो नहीं आ जाता? इस पे बड़ी डिबेट चल रही है। ठीक है। और अगर आप नेट पे उसको खोल के पढ़ें तो बड़े मिथ्स हैं। ठीक कुछ है। कहते हैं जी कि इसके बड़े इफेक्ट, अच्छे इफेक्ट्स हैं कि एक दफ़ा ये लगवा लें, दूसरी दफ़ा वो लगवा ठीक लें। है। तो ये ऐसी बात है कि जिसके बारे में मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। मैं कुछ कहूँ, बाकी कुछ कहें, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो यही है कि जो पहली डोज़ आप लगवा रहे हैं, सेकंड डोज़ भी उसी की लगवाएं। हाँ, बाकी जो बातें हैं अगर वो आइंदा फ्यूचर में उसके बारे में ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फ़िलहाल रिकमेंडेशंस यही हैं कि पहली डोज़ भी वही हो, दूसरी डोज़ भी वही हो, सेम वैक्सीन लगवाएं। बेहतर है। अगले जो 2 सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टाइम वीडियो पॉज करके
अपने बाकी घर वालों को भी पास बुला के अगला सवाल दिखाना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके घर में जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से, आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके हवाले से अगले आने वाले 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सर, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं इनके हवाले से हमें बताइएगा कि उनमें ये कहीं ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं क्रिएट करती ये वैक्सीनेशन? क्या उन्हें करवा लेनी चाहिए? दूसरा, जो मदर फीड करवा रही हैं उनके हवाले से आपकी क्या कर लेना? इसमें भी ये भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ठीक है। कुछ कहते हैं लगवा लेनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लगवानी चाहिए। और जो मैंने पढ़ा है और इसके बारे में सर्च करने की कोशिश की है वो यही है कि वो कहते हैं कि ऐसी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ऐसी कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, ना इस तरह का प्रूफ है कि उनके अंदर कोई साइड इफेक्ट इनके ज़्यादा आएंगे। लेकिन फ़िलहाल एट द मोमेंट रिकमेंडेशन यही है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन फ़िलहाल ना लगवाएं। ये आपकी रिकमेंडेशन है या कि जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने देखी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी तो साफ ज़रा पर्सनल। ठीक है, ठीक है, जो आपके एक्सपीरियंस में चीज़ें हैं। मतलब उसमें उन्होंने एक तरफ तो ये भी कहा है कि कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि ये कहा जाए कि इन लोगों के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लेकिन शायद वो अभी जो लॉजिस्टिक्स हैं या कोई और रीजंस हैं तो वो ये कहते हैं कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन अभी फ़िलहाल अवॉइड करें। अभी मज़ीद इनको देखने देंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। बेहतर है। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन्स आप जैसे अभी आपने बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन और मदर फीड पे जो हैं वो ना इस तरफ अभी जाएं फर्दर स्टडीज़ तक, कौन से और लोग हैं सर जिन्हें आप वैक्सीन्स की तरफ ना जाने का कहेंगे? हाँ, इसको सवाल को मतलब ऐसे भी किया जा सकता है, कौन से लोग हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हमारी ज़ुबान के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि ये थोड़ा सख्त लफ्ज़ था तो इसलिए। तो ये ऐसी चीज़ है, इसमें बड़ी अहम बात है। वैसे लोग जिनको पहली डोज लगने के बाद सीवियर रिएक्शन हो गया तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि इनके अंदर सेकंड डोज ना लगे। अच्छा, पहली बात। और अगर इसकी आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ें तो यही एक इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि इस वैक्सीन या इससे जो ये वैक्सीन जिन चीज़ों से बनती है वो टेक्निकल बातें हैं कि अगर उससे आपको एलर्जी है तो फिर आपने ये वैक्सीन नहीं लगवानी। इसके अलावा अगर किसी को वैसे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, पीनट से बाज़ लोगों को एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को सी फूड खाने वाली चीज़ों से एलर्जी होती है, या वैसे पता नहीं होता मुख्तलिफ किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, किसी गोश्त से, पोलन से, डस्ट से। जिन लोगों के अंदर वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है ना कि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों से एलर्जी होती है तो उनके अंदर भी रिकमेंडेड ये है कि वो ये जो है वैक्सीन ना लगवाएं। अदरवाइज़ बाकी जो लोग हैं उनके अंदर कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो हो सकती हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई नहीं। यही वो लोग हैं जिनके अंदर ये बिल्कुल नहीं लगवानी। लेकिन सर वो तो किसी भी इंजेक्शन से हो सकती है, मतलब आप कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगे तो उससे भी पॉसिबल होता है। तो ये बहुत माइनर सी परसेंटेज होगी ऐसे लोगों की? बहुत थोड़े लोग हैं, हो तो किसी से भी सकती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि जिसको है एग्जैक्टली, जिसको डॉक्यूमेंटेड है कि उसको इस चीज़ से एलर्जी हो गई है, पहली डोज उसने लगवाई, उसको उसके बाद सीवियर एलर्जी हुई और वो एलर्जी बड़ी ख़तरनाक हद तक भी जा सकती है या गई, तो उसके अंदर बिल्कुल सख्ती से मना है कि अब सेकंड डोज आपने नहीं लगवानी। अब समझ आइए कि क्यों वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा हमें वेट करवाया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, वहाँ पे तो आपको मॉनिटर किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और सवाल, क्योंकि मैंने घर के बुजुर्ग इकट्ठे करवा लिए थे, मतलब सब लोगों को रिक्वेस्ट करी थी, जिन बुजुर्गों को या घर में जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके हवाले से, वैक्सीन के हवाले से आप क्या कहेंगे? डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, खुदा न ख्वास्ता कैंसर से लड़ रहे हैं, तो उनके हवाले से आपकी क्या? अक्सर सवाल पूछा जाता है मुझसे, मैंने जब ये पोस्ट की कि आप मुझसे सवाल पूछें अगर वैक्सीन के रिलेटेड, तो ये बार बार सवाल आया। शुगर के मरीज़ वैक्सीन लगवाएंगे, ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो है वो वैक्सीन लगवाएंगे, ऐसे मरीज़ जिनको दिल का मसला है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, वो भी लगवाएंगे, जो डायलिसिस पे हैं वो भी लगवाएंगे, इसके अलावा जो कैंसर के मरीज़ हैं वो भी लगवाएंगे। हाँ, अगर कैंसर के मरीज़ों में कीमोथेरेपी या किसी वजह से उनके प्लेटलेट्स बहुत कम है, उनका एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, वो बहुत कम है, तो वो ना लगवाएं। वो इसलिए कि वो उसके प्लेटलेट कम होने से अगर आप लगवाएंगे तो लोकल जो है वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होकर हीमाटोमा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कम है। अदरवाइज़ कैंसर के लोग भी लगवाएंगे, और ये जितने लोग मैंने जिनका नाम लिया ये सारे वैक्सीन लगवाएंगे, इनके अंदर रिकमेंडेड है कि ये ज़रूर लगवाएं। अच्छा सर, गुर्दे जिनके वॉश हो रहे हैं, डायलिसिस पे हैं, उनके हवाले से क्या रहनुमाई करेंगे? वैक्सीन जी बिल्कुल, वो भी लगवाएंगे बिल्कुल। सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी मौजूदा बीमारी की वजह से स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, स्टीरॉइड मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो क्या उनके हवाले से आपकी क्या रहनुमाई है वैक्सीन को लेकर के कि वो वैक्सीन की तरफ जाए या ना जाए?
स्टीरॉयड्स या इस किस्म की दूसरी जो मेडिसिन है जिनको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं अमीनो सप्रेसेंट, जो क़ुव्वत मदाफ़ियत को कम करने वाली मेडिसिन हैं, इनकी मौजूदगी में वैक्सीन लगवाने का ये नहीं है कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि नहीं लगवा सकते, लगवा सकते हैं। लेकिन इनमें चूँकि अमीनो सप्रेसेंट्स हम दे रहे हैं तो इनके अंदर वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो कम हो जाती है बाकी लोगों की निस्बत। ठीक है। तो बेहतर तो ये है कि अगर इन चीज़ों को, स्टीरॉयड्स को पेशेंट छोड़ सकता है तो वो छोड़ दे कुछ अरसे के लिए, छोड़ के लगवाए। अगर इन केस वो नहीं छोड़ सकता तो वैक्सीन तो ज़रूर लगवाए। एफिकेसी हो सकता है उसकी थोड़ी सी बाकी पॉपुलेशन की निस्बत कम आए उसमें। अपने या तो मौलद से आप रब्ता कर लें या मौलद से रब्ता कर लें या डॉक्टर साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको वीडियो में बताए हुए हैं, तो आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। सर, इससे पहले कि मैं पूछूं कौन सी वैक्सीनेशन आप रिकमेंड करते हैं, एक सवाल है, या आप समझते हैं कि वो वैक्सीन का रिजल्ट सबसे अच्छा है? इस सवाल से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर सपोज किसी को पहले, क्योंकि अभी लाखों लोगों को पाकिस्तान में भी कोरोना हो चुका है, तो जिनको कोरोना पहले हो चुका है क्या वो वैक्सीन लगवाएं? ये भी बहुत अहम सवाल है जो हर बंदा, दूसरा बंदा ये सवाल पूछता है। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन कोरोना जब सेटल हो जाएगा, जब ख़त्म हो जाएगा, उसके 4 से 8 हफ्ते के बाद, और यानी कम अज़ कम 1 महीने के बाद आपने लगवाना है, और उससे पहले नहीं लगवाना। अगर इस तरह भी हुआ है कि किसी ने, कई पेशेंट मेरे पास आए कि एक तरफ कोरोना हो गया, उस पर उनकी वो डेट आ गई, उन्होंने फ़ौरन जाके वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करवाई और उससे क्या हुआ, वर्सनिंग हो गई। तो जब आपको कोरोना हो जाए, अपने डॉक्टर से बेहतर है पूछें, अपने डॉक्टर से पूछ लें कि जी मैं कब लगवाऊँ। अगर मोटी सी बात की जाए तो यही है कि 4 से 8 हफ्ते के बाद जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी तब वो जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा लें, बेहतर है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये निकली कि वैक्सीन आपकी जान बचा सकती है, लेकिन उससे पहले आपने अगर किसी बीमारी से लड़ रहे हैं या कोरोना से लड़ के उठे हैं आप, तो आपने अपने मौलद से रब्ता करके, मशवरा करके अगर आप वैक्सीनेशन की तरफ जाएं तो इससे बेहतर बात ही कोई नहीं। जी बिल्कुल। सर, क्या वैक्सीन से पहले कोई टेस्ट करवाने चाहिए वैक्सीन की तरफ जाने से पहले? जैसे आपने अभी बताया कि प्लेटलेट्स कहीं कम ना हो, जैसे एंटीबॉडी पहले चेक करवा लें। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था, तो क्या वैक्सीन की तरफ जाने से पहले कोई टेस्ट भी करवा लेने चाहिए? ये सवाल मुझसे मुख्तलिफ जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके लोगों की तरफ से भी आया था कि क्या एंटीबॉडीज़ लेवल पहले करवाने चाहिए, तो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आपने एंटीबॉडीज़ टेस्ट पहले करवा के कोरोना की वैक्सीनेशन करवानी जानी है, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। पर्सन टू पर्सन अगर किसी चीज़ को कोई डॉक्टर अगर करेगा तो वो एक अलग इशू है। जनरल पॉपुलेशन में ये रिकमेंडेड नहीं है कि पहले आप एंटीबॉडीज़ लेवल करवाएं और फिर वैक्सीनेशन करवाएं, तो बिल्कुल करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब बेधड़क होके 1166 पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि जो अफवाहें हैं अभी हम उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने पूछना है कि सर कौन सी वैक्सीन सबसे बेहतर है? ये ऐसा सवाल है कौन सी वैक्सीन कि अगर आप वैक्सीन के बारे में सर्च करें, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल शायद यही होगा। कौन सी वैक्सीन? कि वो जो 8-10 वैक्सीन इस वक्त दुनिया में चल रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा, तो उसका जवाब बड़ा आसान, जो मैंने देखा और बड़ा मज़ा आया मुझे सुन के, वो ये है कि जो आपको अवेलेबल है वो बेस्ट है। सबसे अहम बात ठीक है, जो आपको अवेलेबल है वो आप लगवाएं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल इस वक्त जो है साइनोफार्म है, चाइना की, तो वो आप सबसे कहें कि वो लगवाएं। ठीक है, और फ्री में मिल रही है? फ्री में मिल रही है, रजिस्ट्रेशन करवाएं और लगवाएं। तो जो सबसे इजीली आपके पास है वो लगवाएं, और पहली बात ज़रूर लगवाएं, कोई ना कोई ज़रूर लगवाएं। हाँ, अगर एफिकेसी की हम बात करें तो वो मैंने जैसे पहले अर्ज़ कर दिया था कि जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से स्पुतनिक जो है उसकी 92% एफिकेसी है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन लगवाएं, कोई भी है, जो भी है, ज़रूर लगवाएं। और असल जो चीज़ है कि ये वैक्सीन आपने करवानी है। ऑलराइट, आप अब जो आपकी इन सारी बातों से मैं समझा और हमारे सामाईन समझेंगे ज़रूर, जो व्यूअर्स हैं हमारे, कि जो वैक्सीन है वो हमें हॉस्पिटलाइज होने से भी बचा सकती है, हालांकि हमारी जान तक भी बचा सकती है। तो वैक्सीनेशंस की तरफ हमें जाना चाहिए। डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब को आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट टोबा का एक फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने फ़ाइट करा है थ्रू आउट कोरोना की जो वबा है, इसमें मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। और उन तमाम लोगों को, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो इनके साथ
वाले फिजिशियंस हैं, चाहे वो इनके साथ वाले डॉक्टर्स हैं, चाहे वो स्वीपर्स हैं, उन सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और वैक्सीनेशंस की तरफ हम जो पैगाम दे रहे हैं, इसमें एक और बहुत बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूँ। सर, सुना है कि इसमें वो चिप भी डाल देते हैं जिसम में और अमेरिका बैठ के कंट्रोल करेगा हमें, तो इसके बारे में बहुत मिथ्स हैं। ये तो आपने छोटी सी बातें की, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम शायद नहीं कर सकते, मुनासिब नहीं है। लेकिन ये सारी ये जो है ना, ये बेसिकली अफवाहें हैं, इन पे कान ना धरें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, कोई साइंटिफिक एविडेंस हो। ये सारी ऐसे बैठे घर बैठे अफवाहें फैलाई गई हैं कि इससे ये हो सकता है, इससे वो हो सकता है। वैक्सीन करवाएं, इस बीमारी से जान छुड़वाने में वैक्सीन का एक अहम रोल है। वैक्सीन के होते हुए भी कोरोना हो सकता है, ये 100% श्योरिटी नहीं है कोरोना ना हो। लेकिन जिसको कोरोना हो भी गया है वैक्सीन करवाने के बाद, वो आगे ये प्रोपोगेट ना करे कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर वैक्सीन की वजह से कोरोना नहीं हुआ। तो जब वो परसेंटेज ज़्यादा है, ये लोग बहुत थोड़े हैं। वैक्सीन लगवाएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना तो कोई चिप डाली जा रही है, ना कोई इसकी फर्टिलिटी पे असर है, ना कोई ऐसी बात है। जो बिल्कुल आप इस पे कान ना धरें और अपना काम करें। जो हम कह रहे हैं, आप सारी दुनिया कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, उस पर काम करें। ऑलराइट, ये हमारे वो सारे सवाल थे। बहुत सारे सवाल भी रह गए क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है और आप लोगों का तो टाइम कीमती होता ही होता है। यकीन करें, डॉक्टर साहब का टाइम बहुत कीमती होता है और बहुत मुश्किल से हमें टाइम मिला है। सर, लास्ट में जो एक दफ़ा अपने 3-4 दफ़ा हमें बल्कि पैगाम दिया है, लास्ट में एक दफ़ा फिर जो अपनी सुनने वाले हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टोबा से हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, कोरोना के हवाले से, SOPs के हवाले से और वैक्सीन्स के हवाले से, डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब, सर इससे पहले मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, आपने वैक्सीन लगवाई है? जी बिल्कुल लगवाई है, क्यों नहीं लगवाई। हमें तो जब इनिशियल फेज पहला आया था जिसमें वो हेल्थ केयर वर्कर, तो उसी वक्त हमने लगवा ली थी। ये आपके सामने बैठे हैं सर, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और वो आपकी खिदमत में दिन रात अब मसरूफ़ है। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड आफ्टर द वैक्सीनेशन। सर, क्या पैगाम है आपका लोगों के लिए? पहली बात तो ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि बड़ा कीमती वक्त है, कीमती वक्त, इनको वेट करना पड़ा है आज, जिसके लिए मैं इससे माजरत खाऊँ, अपने से भी माजरत खाऊँ कि वो थोड़ा सा टाइम की वजह से उनका वेट करना पड़ा है। पैगाम सिंपल है। इस मौका पे जो हमारी बात हो रही है वो वैक्सीन की हो रही है, तो पैगाम सिंपल है कि आपने वैक्सीन करवानी है। जो आपको मिल जाती है वो वैक्सीन करवानी है। उसकी वजह से अगर कोई मसले मसाइल हो रहे हैं तो अपने मौलिज से राब्ते में रहना है। वैक्सीन करवाने के बाद अगर खुदा ना खास्ता आपको दोबारा कोरोना हो भी जाता है तो इसको नेगेटिव प्रोपोगेंडा के तौर पे आपने प्रमोट नहीं करना। वैक्सीन करवाएं, अपनी ज़िंदगी को महफूज करें, अपने चाहने वालों की ज़िंदगी को महफूज करें और इस वबा को ख़त्म करने में जो एक कोशिश की जा रही है मुल्की सतह पे, और ये जो मतलब गवर्नमेंट कर रही है, बाकी सारे मिलके कर रहे हैं, उसमें ये आप एक हिस्सा बने और इस काम को आगे बढ़ाएं। इसमें नेगेटिविटी ना शामिल करें। यही पैगाम है आज का। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब से अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो DHQ हॉस्पिटल टोबा इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप जाके इनसे मिल सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर आपको अलामात हों, चाहे वो कोरोना की हों, चाहे आप मैदा, जिगर, हेपेटाइटिस या किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम में हो। THQ कमालिया, THQ पीर महल, ना सिर्फ ये बल्कि अलनूर हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग में और डॉक्टर केयर हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग में जो है वो मतलब आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। लिवर केयर हॉस्पिटल गोजरा में आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। 0333451491 जिस पे आप इनसे व्हाट्सएप के ज़रिए बजरिया मैसेज रब्ता कर सकते हैं। वैक्सीन एक ऐसी गेम चेंजर चीज़ है जो हमारे दुकानें वापस खोल सकती है, जो हमारी ज़िंदगी को वापस बहाल कर सकती है, जो आपके भाई बहन आपकी शादी पे वापस उतने ही मेहमान आएंगे जितने पहले आते थे। हमारी ज़िंदगियां वापस बहाल हो सकती हैं सिर्फ आपकी एक वैक्सीनेशन के फ़ैसले के बाद। वैक्सीनेशंस की तरफ ज़रूर जाएं। हम सब की तरफ से, सादात हॉस्पिटल की तरफ से आपको यही पैगाम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।